तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आशा करता हूं कि आप सभी अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं जरा देख लूं कितने साथी जगह हैं। जितने साथी जगह होंगे उतने सवाल चर्चा करेंगे। और देखिए, कोई जगह ना हो जगह, शंकर जी जग गए, वाह, ये हुई ना बात। तो अगर खुद रात भर जगने की और औरों को जगाने की आदत हो जाए, मजा आ जाए अगर आपको भी पढ़ने से मोहब्बत हो जाए। तो जिनको पढ़ने से मोहब्बत है, आप सभी तो मस्त पढ़ाई किए होंगे, अभी 2-3 घंटा पढ़ाई किए होंगे बैंक से आने के बाद। लेकिन मैं सोचा जाके देखूं जरा कौन कौन जगह हैं। तो आजकल डिजिटल का ज़माना है। तो देखिए, मैं पहुंच गया अभी, है ना, आपके यहाँ पहुंच गया। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ 20 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके सही उत्तर क्या होंगे। तो आज का थोड़ा सा जो सेशन है, इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे ताकि नींद भी नहीं आए और आप लोग का इन्वॉल्वमेंट भी रहे। अभी लगभग 20 लोग जुड़ चुके हैं और सवाल है 20। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथी के लिए एक सवाल, मैं सवाल करूंगा और एक साथी जो है उसका जवाब देंगे। तो शंकर जी, सही है ये आज का सेशन जो है, एक साथी के लिए एक सवाल। तो 20 साथी जुड़े हैं, सवाल भी 20 हैं। तो क्यों न ये सिलसिला शुरू किया जाए। तो आप सभी की अनुमति से और आप सभी के हौसला अफजाई करने के लिए मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। और हम ये शानदार नज़ारे के साथ, जब भी आप काम करो ना, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि सूरज उग रहा है, अभी दिन मेरे लिए है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरा तकदीर चमकदार है, मेरा हौसला ज़बरदस्त है, मेरी मंजिल ज़बरदस्त है, मेरी अंदर का आत्मविश्वास ज़बरदस्त है। अगर इस तरह का भाव हो, अगर आपके मन में अगर किसी चीज़ को पाने की चाह हो और अगर सही दिशा में जा रहे हैं, उसकी राह हो, तो फिर आपको मंजिल की दूरी जो है बहुत आसानी से आप हासिल कर लेते हैं। तो पहला सवाल, अब एग्जैक्ट हमारे 20 साथी जुड़े हुए हैं और 20 सवाल है। तो पहला सवाल मैं लूंगा राजू नारायण जी से। राजू नारायण जी, स्क्रीन पर जो पहला सवाल है वो आपके लिए है। सवाल मैं पढ़ रहा हूं, जवाब आप दीजिएगा। इसमें पूछा है, कॉमर्शियल बैंक्स आर मैंडेटेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर विद आरबीआई अकॉर्डिंग टू, कौन से सेक्शन के तहत सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है कॉमर्शियल बैंक को। तो राजू नारायण जी बताएंगे सीआरआर क्या है, पहले बता दीजिए राजू जी। वो कैश रिजर्व रेशियो है सर। सभी बैंकों को एक निश्चित अनुपात में आरबीआई के पास जमा करना होता है, जो कि अभी 4% के आसपास चल रहा है सर। अच्छा, तो वो तो रेट बढ़ गया है अभी तो, है ना, ये जो सीआरआर है वो बढ़ गया है। और इसमें जो हम ये सवाल पूछा गया है, ये अंडर विच सेक्शन कॉमर्शियल बैंक्स आर मैंडेटेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर विद आरबीआई। बैंकों को कौन से सेक्शन में ये व्याख्या की गई है कि उनके पास जितना जमा होगा, उस जमा का कुछ हिस्सा कैश के रूप में जो है रखना होगा। और जहाँ पर ये क्लासिफिकेशन देखें, कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक, आरआरबीज, ये कॉमर्शियल बैंक में आते हैं। और ये बहुत सारे साथी हमारे सही उत्तर दे रहे हैं और इसका सही उत्तर है अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट, है ना, अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट। तो ये राजीव नारायण जी के लिए बढ़िया हौसला अफजाई शुरुआत है, इतना अच्छा किया। और जो सीआरआर इन्होंने 4% बताया, सीआरआर में 4.5%, मतलब 4.50% अभी चेंज हुआ है। क्या होता है, बाई मंथली मीटिंग होती है, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है ना, उसमें उसमें चेंज होता है। तो काफी दिनों के बाद चेंज हुआ है, 4.50%। ठीक है राजीव नारायण जी, ओके, क्लियर है अब। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं और सवाल का जवाब देंगे हमारे होनहार साथी रवि कुमार दुबे जी। रवि कुमार दुबे जी के लिए सवाल है, ये छोटा सा सवाल है।
सवाल नंबर 2, SLR इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय द कॉमर्शियल बैंक एज पर व्हिच एक्ट एंड सेक्शन। रवि कुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है तो माइक्रोफोन ऑन करके जवाब दे दीजिए कि कौन से एक्ट के तहत इसकी व्याख्या की गई है कि कॉमर्शियल बैंकों को जो है SLR मेंटेन करना है। सर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 24 सर सेक्शन। वाह, रवि कुमार जी बोल रहे हैं सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जिस साथी का नाम लिया जाए उन्हीं की आवाज आए तो फिर मजा आ जाएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन है उतने साथी हैं और क्वेश्चन का जवाब देने के बाद वो साथी क्विट करके जा भी सकते हैं। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, है ना? नींद आ गई तो है ना, उनका एग्जाम तो हो ही गया। ठीक है, तो ये हमारे रवि जी ने इनका जवाब दिया कि अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 के तहत ये व्याख्या की गई है कि बैंकों के पास जितना नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है उसका कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड और कैश के रूप में रखा जाए। और ये जो SLR का परसेंटेज कितना है, कोई साथी चैट बॉक्स में टाइप करके लिख दीजिए ताकि आपका जो है मेमोरी जो है अच्छा तगड़ा हो जाएगा। तो ये 18% है, लेकिन अभी ज़्यादा CRR आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि CRR में बदलाव किए गए हैं 4.50%, तो उसको याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही हम लेंगे विजय मलाकर जी। विजय मलाकर जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो ये हाँ सर। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना? आज आप लोगों से बात करने का मौका मिल जाता है इसके बहाने, है ना? तो सवाल नंबर 3 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर CRR बैलेंस केप्ट बाय द बैंक। जो बैंकें CRR बैलेंस रिजर्व बैंक के पास रखते हैं उस पर रिजर्व बैंक कितना % ब्याज देती है विजय जी? सर वो 0% होता है, इसमें कोई अच्छा ब्याज नहीं होता है सर। अच्छा, ओके। CRR क्या होता है, थोड़ा सा समझा दीजिए सरल भाषा में। सर CRR होता है हाँ हाँ, कोई बात जो नहीं। मतलब कैपिटल रिजर्व मतलब रिजर्व रेशियो है, मतलब जो भी कमर्शियल बैंक है उनको एक मिनिमम क्वांटम ऑफ कैश रिजर्व बैंक के साथ मेंटेन करना पड़ता है, जो भी कमर्शियल बैंक है। तो दैट्स मिनिमम क्वांटम ऑफ लोन इज कॉल्ड CRR, अमाउंट ऑफ मनी इज कॉल्ड CRR सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, सब अपने ही भाई हैं, शंकर जी भी अपना ही छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है ना, कोई बराबर का भाई है, तो कोई गलती हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन अपन डिस्कस करने का है। तो CRR को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व बैंक कहता है कि जो भी यहाँ बैंकिंग कर रहा है, तो बैंकिंग कर रहा है तो दो काम करेगा अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, लोगों से डिपॉजिट लेगा और लोगों को लोन देगा। तो रिजर्व बैंक क्या कहता है, आप लोगों से डिपॉजिट लो, लेकिन पब्लिक को लोन देने से पहले उसका कुछ हिस्सा मेरे पास कैश के रूप में रखना, नगद नगद रोकड़ा, जैसे हमने रोकड़ा रखते हैं ना शंकर जी घर में, तो वैसा रोकड़ा रोकड़ा चाहिए, मतलब कोई सिक्योरिटी के आधार पर नहीं, नगद कैश दीजिए। जैसे हमारे शंकर जी के जो धर्म पत्नी है ना, बोलती हैं कि अब सैलरी मिली, हमको कोई मतलब नहीं सैलरी में, नगद लाओगे तो हम समझेंगे ये सैलरी है। अब वो घर में 10,000 लेके जाते हैं तो इसलिए उनको डांट पड़ती है, अच्छा आपको बैंक वाले 10,000 सैलरी देते हैं, उनको नगद नगद कैश, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो रिजर्व बैंक क्या कहती है बैंकों को कहती है कि आप पब्लिक से डिपॉजिट स्वीकार करिए, लेकिन पब्लिक को जब लोन देते हो, जो आपका मुख्य काम है, तो लोन देने से पहले नगद कैश के रूप में रिजर्व बैंक में जो रखोगे उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। मतलब 100 रुपया लोगों का डिपॉजिट है तो 4.5 रुपये जो है नगद चाहिए हमको रोकड़ा, जैसे घर वाली बोलती है ना कि नगद लेके आओ ना भैया, नहीं तो आना ही मत, है ना? तो इसी तरह कैश रिजर्व रेशियो इसको बोल, इस कैश रिजर्व रेशियो पर रिजर्व बैंक 0% इंटरेस्ट देती है। बहुत बढ़िया विजय जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर 4 हम पूछेंगे दीपक बाबू से। दीपक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दीपक जी से पूछिए सवाल, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सर। बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप? बढ़िया है बढ़िया हैं जी। बोलना, आपकी बार मैं पूछूंगा कैसे हैं तो बोलना सर जबरदस्त हैं, शानदार हैं, बेहतरीन हैं, लाजवाब हैं बोलना, ठीक है? जी बोल के दिखाओ। जबरदस्त है सर।
वाह, ये भी ना बात, जबरदस्त है, बेहतरीन है, शानदार है। तो यहाँ पर सवाल आपके लिए है, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर अवेलेबल अंडर सेक्शन NI एक्ट फॉर पेमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट वेयर अल्ट्रेशन इज नॉट अपेरेंट। मतलब 85 यहाँ पर पूछा गया है कि पेइंग बैंकर के लिए NI एक्ट में प्रोटेक्शन है जहां पर अल्ट्रेशन जो है दिख नहीं रहा है, नंगी आंखों से दिख नहीं रहा है, तो वहां पर कौन से सेक्शन के तहत ये प्रोटेक्शन है? हाँ जी, अंडर सेक्शन 85 अंडर सेक्शन 85 जो है वो DD से जुड़ा हुआ है। ये जो पूछा गया है जो मटेरियल, हाँ हाँ, 89 है अंडर सेक्शन 89 9 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, हमारे दीपक जी ने बताया, ये क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये जो टर्म है ना, 89, 85, 131, हम भले ही बार बार पढ़ते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में आएगा ना तो वहां पर भी मन में डाउट हो जाता है, क्योंकि वहां पर ये सारे वर्ड जो होते हैं प्रोटेक्शन वाले, एक 131 तो ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ कलेक्टिंग बैंकर, वो ज्यादा याद रहेगा, लेकिन ये 85, 89 में थोड़ा सा प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंकर है इन केस ऑफ DD, और यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ जो पेइंग बैंकर है ये होता है अंडर सेक्शन 89, जहां पर चेक, ये देखिए हमारे अभिषेक जी आ गए, चेक देख रहे हैं एकदम बारीकी से, हाँ ये चेक तो सर फर्जी लग रहा है सर, ये तो है ऐसा तो कटा पिटा इतना इतना तो आता ही नहीं है, हैं आजकल तो ऐसा है कि थोड़ा सा भी कटा पिटा आए तो भैया नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे लाइबिलिटी है ना आपके ऊपर, कितनी सारी लाइबिलिटी है, अगर कोई भी गलती हुआ तो अभिषेक भरेगा, हैं गलती हो गया, गलत खाते में चला गया, अभिषेक भरेगा, सब पेनल्टी अभिषेक भरेगा। तो ये इसीलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रोटेक्शन मिलता है तब जब इस चेक में जो मटेरियल अल्ट्रेशन हुआ है वो मटेरियल अल्ट्रेशन जो है अगर नहीं दिख रहा है तब ये प्रोटेक्शन मिलेगा, और अगर कोई देखते ही समझ जाता है कि इसमें मटेरियल अल्ट्रेशन है तो उसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, और ये प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 89 ऑफ NI एक्ट जो है मिलता है। अगला सवाल है हमारे शेखर दास जी के लिए। शेखर दास जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके लिए, आपके पास है ना? शेखर दास जी की आवाज मेरे पर तक नहीं आ रही, लेकिन आप अनम्यूट कर लीजिए। तो आपके लिए ये सवाल है शेखर जी, प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंकर इज अवेलेबल अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ NI एक्ट? ये देखिए कितना शानदार ऑफिस है ना, है ना? ये शेखर दास जी का ब्रांच है, उनके एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर बैठी हैं यहाँ पर, है ना, और एकदम प्रोटेक्टेड है। तो ये क्या है, कलेक्टिंग बैंकर के लिए कौन सा सेक्शन है शेखर जी? 85(1) कलेक्टिंग बैंकर के लिए बात हो रही है यहाँ पर, अंडर सेक्शन 131 ऑफ NI एक्ट है। कलेक्टिंग बैंकर के लिए जो है अंडर सेक्शन 131 ऑफ NI एक्ट है। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि जहाँ कलेक्टिंग बैंकर के लिए क्यों प्रोटेक्शन है बताइए? मान लीजिए किसी ने चेक जमा किया और एक जगह एक बैंक में कलेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्शन है क्रॉस चेक का, उसको प्रोटेक्शन है, अगर गलत भी फर्जी पेमेंट भी हो गया तो उसको प्रोटेक्शन है। पेइंग बैंकर को पनिशमेंट होगा लेकिन कलेक्टिंग बैंकर को पनिशमेंट नहीं होगा, क्योंकि कलेक्टिंग बैंकर ने केवल ये किया कि ग्राहक के चेक को कलेक्शन के लिए भेजा, इसलिए प्रोटेक्शन अवेलेबल है 131 ऑफ NI एक्ट। ठीक है शेखर जी, चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, छठा सवाल है, और ये सवाल पूछेंगे हम, ये पूछते हैं मीना जी से पूछते हैं। जितेंद्र, मीना जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, सवाल नंबर 6 आपके लिए है, और सवाल पूछता है कि चेक डेटेड प्रियर टू ओपनिंग ऑफ द अकाउंट कैन बी, थोड़ा समझ लेते हैं इसको क्या बोल रहा है, कि अगर कोई खाता आज की तारीख पर खुला है, आज की तारीख है 13 जुलाई 2022, और चेक लेके आता है वो 1 अप्रैल 2022, सॉरी 1 जुलाई 2022 का चेक लेके आता है, और ये पेमेंट होगा कि नहीं होगा, ये पूछा गया। सर हो जाएगा। हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो सर। अब क्या है, ये चेक का पेमेंट हो जाएगा बशर्ते और भी चीजें ऑर्डर में होनी चाहिए। और भी चीजें ऑर्डर में होनी चाहिए मतलब उसका सिग्नेचर सही होना चाहिए, जो लिखा हुआ है चीज है वो सही हो, मटेरियल अल्ट्रेशन ना हो, खाते में बैलेंस हो, इसको बोलते हैं बाकी चीज ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर खाता जो है, वाह ये तो छोटे मीना जी आ गए, तो हैं छोटे मीना जी आ गए, उन्हीं ने जवाब दे दिया लग रहा है।
अरे गुड़िया भी सुन रही है, आपकी आवाज सोती नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, आईएएस बनेगी वो। तो चेक यहाँ पर ये माइक सवाल ये है, देखो सर। हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है। तो यहाँ पर ये हम बात कर रहे थे कि जो अगर चेक जो है खाता खोलने से पहले का जारी किया है और आपके यहाँ पास प्रेजेंट होता है, और अगर वो वैलिडिटी पीरियड में है, खाते में बैलेंस है, साइन सिग्नेचर सब बराबर है, तो ये पेड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है हमारे रिंकू दास जी से। ये सवाल है रिंकू दास जी से। रिंकू दास जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है। एडिशन ऑफ टू पैरेलल लाइन इज मस्ट इन केस ऑफ व्हिच टाइप ऑफ क्रॉसिंग? रिंकू दास जी अनम्यूट कर लीजिए। वाह, क्या शानदार सवाल मिला है आपको तो, हैं? रिंकू दास जी की आवाज नहीं आ रही। ये जरा माइक्रोफोन जो क्या क्या लगाए हैं ना कान वान में, उसको निकाल दीजिए, तब सही होता है। वो अकाउंट पे ही चेक होगा सर। अकाउंट पे चेक होगा। और ये बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है। पूछता है कि क्रॉसिंग चेक क्या है, जनरल क्रॉसिंग क्या है, तो उसी का ही डेफिनेशन है। अगर किसी चेक के फेस में दो पैरेलल लाइन खींच दिया जाए तो उसको बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। तो यहाँ पर होगा जनरल क्रॉसिंग। और जनरल क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि वो चेक का पैसा जो है अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, अकाउंट में ही जाएगा, उसका पैसा जो है अकाउंट पे ही होगा। So the addition of two parallel line is must in case of general crossing check, क्रॉस चेक, है ना। चलिए अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर, और ये सवाल हम देवेंद्र रघुवंशी जी से पूछेंगे। देवेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर, आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं शानदार है, सर? बोल दीजिए, बेहतरीन है, शानदार। लाजवाब है। जी सर। अब पूरा पूरा जो पावर है ना, वो आपके सोच पर है, आपके विचार पर है। और आप बोलेंगे ना कि जैसे अगर मान लीजिए मैं पूछूं शंकर जी को कैसे हो, तो थोड़ी ठंडा है, तबीयत थोड़ा ठंडा है। तो जब उनके बोलते ही हम क्या बोलेंगे, फिर तो रहने दीजिए, आज घर में बैठे। और उनकी मैडम क्या बोलेगी, आज रहने दीजिए, आज आज तो बैंक भी मत जाइए। और फोन कर देंगे उधर उनके मैनेजर साहब को, मैनेजर साहब आज तो थोड़ी तबीयत नासाज लग रहा है हमारे शंकर जी का। तो इसीलिए मैं जब भी कहता हूँ आपको कोई पूछे ना, तो बोलेगा बेहतरीन हो सर, जबरदस्त हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। जी सर। यह कश्ती तेरा तकदीर चमकदार कर दिया, इस पार के थप्पड़ों ने तुझे उस पार कर दिया। और पूरे समाज में यह अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। तो आप जैसा बोलते हैं ना, आसपास के लोग, अरे वो देवेंद्र रघुवंशी जी को क्या पूछना, वो तो शानदार ही रहते हैं, वो तो शानदार ही रहते हैं। 5 लोग शानदार बोल दिया, आप घर पहुंचते पहुंचते शानदार हो जाएंगे। सवाल जी सर। आपके लिए है, एज पर सेक्शन ऑफ 129 ऑफ एनआई एक्ट, if a bank pays check in violation of crossing direction, it will be liable to whom? अगर कोई क्रॉसिंग चेक बैंक के काउंटर में आता है, और क्रॉसिंग चेक बैंक के काउंटर में आने के बाद अगर आप बैंक के अधिकारी या कर्मचारी बन के उसका वायलेशन करते हैं, मतलब जैसा डायरेक्शन लिखा गया वैसा ना पे करके गलत पे कर देते हैं, तो बैंक जो है किसके प्रति लायबल होगा? पे के प्रति होगा, किसके प्रति होगा? बैंक सर ड्रॉअर के प्रति होगा सर। हाँ, ये बढ़िया है। बैंक जो है ट्रू ऑनर ऑफ द चेक के प्रति होगा, ड्रॉयर के प्रति लायबल होगा। मान लीजिए ये चेक आया, और ये चेक आया जितेंद्र मीना जी के नाम से चेक आ गया, और इसके भुगतान करने में कहीं गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर शेखर दास जी को भुगतान कर दिया गया। तो ये जो जितेंद्र मीना जी जिनको ये पी लिखा हुआ था, ये जाके सूट फाइल नहीं कर सकते बैंक के लिए। बैंक लायबल होगा तो ये ड्रॉयर के लिए होगा, क्योंकि ड्रॉयर ने आदेश दिया था बैंक को कि ए बैंक, मेरे इस चेक को सीधा सीधा जितेंद्र मीना जी को जो है देना है, और बैंक ने उसके वायलेशन किया था, इसलिए ट्रू ओनर जो ऑफ द चेक पर लायबल होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है, चेक बाउंसिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, और चेक बाउंसिंग से जुड़ा हुआ सवाल का जवाब देंगे हमारे शैलेंद्र कुमार जी। शैलेंद्र कुमार जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो आपके लिए सवाल है कि punishment for the dishonor of check due to insufficient fund under section 138 of negotiable instrument act 1881, क्या पनिशमेंट होता है चेक बाउंस हो जाने पर? शैलेंद्र कुमार जी हैं? यस सर। हाँ, तो थोड़ा बहुत आइडिया है, गलत हो सकता है, बोलने में क्या है।
जितना जानते हैं उतना बोल दीजिए। क्या है, अपना ही है, शंकर भाई है, अपना है, क्या है? 1 साल की सजा, 2 साल की सजा, कितना भी अब मन में आ रहा है उतना बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? 2 साल की सजा और चेक का डबल अमाउंट पर। ओके, बहुत बढ़िया। तो जब चेक बाउंस हो जाता है तो फाइन अप टू ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक आर इन प्रेजेंटमेंट ऑफ अप टू 2 ईयर और बोथ। मतलब चेक मान लीजिए 1,21,000 22,000 का है, तो 1,21,000 तो है ही है, लेकिन उसका 2 गुना जो है फाइन। चेक का अमाउंट तो देना ही देना है, चेक का 2 गुना फाइन है, या 2 साल की कैद की सजा। अब पसंद कर लीजिए क्या चाहिए। तो हमारे शंकर जी बोले हमें तो दोनों चाहिए, दोनों, दो डबल धमाका चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि पनिशमेंट जो मिलता है 2 साल की कैद की सजा, या चेक बाउंस हुआ तो उसका जो चेक अमाउंट है उसका 2 गुना फाइन होगा। ठीक है, ये याद रखने के लिए अच्छा है ना, याद रखने के लिए अच्छा है। बाकी किसी को चेक काट के नहीं देना, चेक काट के नहीं देना, नहीं तो फिर ये हमें याद है ना, हम तो पढ़े ही हैं, कोई चेक मांगे तो चेक नहीं देंगे भैया, व्यापार करना है तो कर लो। सर देवेंद्र रघुवंशी बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। सर अगर ये 2 साल की सजा भी हो गई व्यक्ति को, तो फिर उसको जो चेक का अमाउंट है वो भी देना पड़ेगा, वो क्यों हाँ देगा हाँ फिर? हाँ, चेक का अमाउंट, ये जो है ना, चेक का अमाउंट तो देना ही देना है। अगर वो नहीं देगा तो सजा काट लेगा वो सजा शायद बढ़ा नहीं। देता है, सजा बढ़ा देगा वो, 3 महीने की सजा अच्छा बढ़ा देगा वो। जी सर। ठीक है, अमाउंट नहीं दे ओके। पा रहा है तो 3 महीने की सजा देगा। और हाँ, कोर्ट ऐसा करता है कि जितनी देर वो जेल में रहा है ना, उसको उसमें काम करा देता है। अच्छा अच्छा जी ठीक है, सर। जैसे जितने भी कैदी हैं वो, उनको आपको क्या लगता है, सब मजे में बैठे होंगे ना, जैसे वो उनको भी काम करा लेता है ना, किसी को क्या क्या काम लगा देता है, उनकी स्किल के आधार पर उनका स्किल अप करते हैं और उनको काम लगा देते हैं, है ना। तो उसमें से जो अर्निंग होता है उसमें से कुछ सैलरी भी उनको मिलता है, और कुछ हिस्सा उनके, अगर मान लीजिए कोई जो फीस वगैरह भी पे नहीं कर पा रहा है तो उसी में से कट जाता है। चलिए अगला ये सवाल आपके चेक, स्क्रीन पर। हाँ जी। 1 मिनट, वो चेक अमाउंट का 2 गुना सर, मान करके चलिए कि अगर 10,000 का चेक है, अमाउंट हाँ है, हाँ, तो जो पेनाल्टी होगा वो 10,000 प्लस 20,000 रुपया, या टोटल 20,000 रुपया? 10 पेनल्टी तो 20,000 रुपये होगा। 10,000 तो हम और देना है ना, 10,000 तो जिसका लिए हैं उसको देना है ना। अच्छा, 20,000 अलग से? हाँ, 20,000 जो है पेनल्टी है, ये कोर्ट में जमा करना है। ठीक है, 10,000 का चेक है तो शेखर जी को 10,000 दे दीजिए और एकदम राम राम कर लीजिए। और ये कोर्ट में मामला गया और वो आप हार गए, तो जज महोदय जो है आपको 20,000 का जुर्माना लगा सकते हैं, या 2 साल की कैद की सजा, या दोनों, पूरा पूरा जज साहब। और जो कोर्ट का आप देखे होंगे, जज साहब ने जो बोल दिया वही आदेश है। क्या बोलते हैं, मेरा वो शब्द ही वचन है, क्या मेरा वचन ही कानून है, ऐसा टाइप का है वहाँ पर, है ना। तो ये जो है फाइन जो बना हुआ है इसी फ्रेम में ही वो बोलते हैं, इसके फ्रेम से बाहर नहीं बोलते। चलिए। सर शशि बोल रहा हूँ। हाँ शशि जी। चेक बाउंस करने के कितने दिन के बाद सर कोर्ट जाया जा सकता है? चेक के लिए ऐसा है, चेक मान लीजिए चेक बाउंस हुआ, तो चेक बाउंस होने के आपको, जैसे ही चेक आपको रिटर्न हुआ, उसमें आपको नोटिस देना होता है 1 महीने के अंदर। जैसे आज चेक लगाए, बाउंस हुआ, जी तो हमारे अभिषेक जी बताएंगे कि जैसे चेक बाउंसिंग हो गया तो कस्टमर को कितने कितने समय में लौटाना है अभिषेक जी? 24 आवर। 24 आवर में लौटाना है। जैसे ही चेक मिला तो आपको चेक रिटर्निंग मेमो मिलने के बाद 1 महीने के अंदर उसको नोटिस देना है ना, उसको जी सर। 1 महीने के अंदर नोटिस देना है। अगर उस नोटिस का जवाब 15 दिन के अंदर नहीं मिला आपको, उससे जो डेटर से, तो फिर वो 15 दिन के अंदर नहीं मिला तो आप कोर्ट जा सकते हो। आप ओके ये धारा 138 के तहत जो है केस लगा सकते हो। ओके सर। ठीक है, जी चलिए सर। अगला सवाल लेते हैं आपका। 1 सेकंड। और जैसे आप सोचिए, सबसे पहली बात तो होता है इसमें कुछ कंडीशन भी होते हैं। कंडीशन क्या होता है, पहला जैसे चेक बाउंसिंग की बात हमारे साथी ने कही तो मैं बता देता हूँ कि इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन का अगर पालन हो रहा है तभी जब जाके चेक वो आप बाउंस करा सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये है कि चेक की वैलिडिटी पीरियड में होनी चाहिए।
चेक इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से वो रिफंड हुआ हो, और चेक किसी कंसिडरेशन में रिसीव हुआ हो। ऐसा नहीं कि हमारे राजू नारायण जी चेक काट दिए शंकर जी को और कोई कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप उसमें कोई लेन देन हुआ हो, आपका कोई लेन देन जो है वो हुआ हो, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। ऐसा है कि आपने कोई सामान खरीदा है और उसको जो किया हुआ है तो कंसिडरेशन बोलते हैं। दूसरा चीज है कि जो चेक बाउंस हुआ, तो चेक बाउंस होने के बाद आपको, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रहा है। अच्छा, अभी आ रहा है शेखर जी? आवाज आ रही? आवाज आ रही है शेखर जी? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी अरे आ रही है सर। आ रही है, आ चलो। रही सर अभी। तो मैं कह रहा हूं कि पहला तो चेक हैड बीन रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन, अगर चेक किसी कंसिडरेशन के लिए रिसीव हुआ हो। अगला है कि जो पेई है, जिसको चेक काटा गया है, वो ड्रॉयर से 30 दिन के अंदर, चेक रिटर्न मेमो के 30 दिनों के अंदर जो है एक डिमांड करा हो कि भाई मैं चेक लगाया था, चेक बाउंस हो गया, मेरे को 1 महीने के अंदर चेक का पैसा दे दो, नहीं तो मैं धारा 138 के तहत मैं चेक बाउंसिंग का केस रजिस्टर करने वाला हूँ। ये इसको बोलते हैं 30 दिन का नोटिस। अगर 30 दिन में नहीं दिया, या ड्रॉयर जो है 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया, तो फिर आप जा सकते हो 138 में, फिर उसके बाद जो उसकी पेशी होगी और फिर उसके बाद सजा सुनाई जा सकती है। अगला सवाल लेते हैं स्क्रीन पर। अगला सर सवाल आपके स्क्रीन पर है। 138 के केस में सर हम्म, कई को जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि मतलब वो केस सूट फाइल कर सकता है अपना 15 दिन के अगर जवाब नहीं आया तो, हाँ, ये इनसफिशिएंट फंड के वजह से है। अगर मान लो किसी अदर रीजन की वजह से चेक रिटर्न हुआ है तो भी उसको पैसा नहीं मिला, तो उसको क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है? देखो टेक्निकल रीजन की वजह से अगर रिजेक्ट हुआ तो उसमें केस दर्ज नहीं होगा। मान लीजिए खाते में पैसा है और कुछ चेक जो टेक्नोलॉजी की वजह से या लिंक फेल हो गया उसकी वजह से या सीटीएस क्लियरिंग की वजह से फेल हो गया, तो उसमें धारा 138 नहीं बनता है ना, क्योंकि वो प्रूव कर देगा कि सर चेक उन्होंने लगाया था, मेरा उस दिन बैलेंस पड़ा हुआ था। कंडीशन, लेकिन उसको तो पैसा मिला ही नहीं सर। पैसा सर मिल, जनरली फिर भी सर 138 नहीं लगा सकता। सर जनरली साइन मैच नहीं करता, या आजकल कोई कोई बैंक से फोन भी करते हैं तो फोन उठाने पर भी वो अकाउंट्स में पैसा विड्रॉल नहीं कर पाते हैं सर। जनरली ऐसा 2-3 केस आ जाते हैं। हाँ, तो ये तो कंसिडरेशन देखेगा कि गलती किसकी है। अगर वो चेक जारी किया है और साइन उसी का है, तो उसमें बहुत सारे पहलू देखे जाएंगे कि चेक साइन किया हुआ है लेकिन सिग्नेचर थोड़ा फर्क है, तो आप डिसऑनर करोगे, लेकिन वो लाइबल कर देगा कोर्ट, क्योंकि साइन उसी ने किया था, है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अभिषेक गौतम जी के लिए। ये तो बता ही दिए जवाब कि चेक सेंट फॉर कलेक्शन एंड रिटर्न अनपेड शुड बी रिटर्न टू द पेई विद इन हाउ मेनी डेज? 24 आवर्स। हमारे बैंक की पॉलिसी के अनुसार नेक्स्ट वर्किंग डे को दे देना है 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स, लेकिन आईबीपीएस के एग्जाम में आए तो 24 आवर्स को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये 11वां नंबर सवाल है, और 11वां नंबर सवाल हम बात करते हैं सौरभ जी से। सौरभ सतनामी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए बहुत बढ़िया। सवाल है, बैंक शुड कंडक्ट पीरियडिक रिव्यू ऑफ रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ अकाउंट पीरियडिसिटी बीइंग एटलीस्ट वंस इन, मतलब 6 मंथ, 6 महीने में। बैंकों को अपने जितने सारे खातेदार हैं उनको पीरियडिक रिव्यू किया जाता है कि ये कौन से रिस्क में है, क्या रिस्क में, इसको बोलते हैं पीरियडिक रिव्यू किया जाता है। हाई रिस्क में है, मीडियम रिस्क में है, तो ये किया जाता है 6 महीने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, और ये सवाल पूछते हैं हम आपके साथी फिरोज जी से। फिरोज भाई से पूछते हैं। फिरोज भाई सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ लिखा है कि पीरियडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी शैल बी कैरिड आउट एट लीस्ट वंस इन एवरी ईयर फॉर हाई रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर एंड लो रिस्क कस्टमर रिस्पेक्टिवली। जब भी कोई कस्टमर हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क में रहता है तो उससे दोबारा केवाईसी के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, कितने कितने सालों में।
high risk for high risk 2 years, medium risk 8 years, and low risk 10 years. ये तो सभी को याद ही होने चाहिए। और ये हम लोग जो है बैंक में आपका जो CBS डाटा सेंटर है वो ऑटोमेटिकली अगर उनमें रिस्क कैटेगराइजेशन किए हैं तो इतने इतने सालों में इनके डेबिट फ्रीज कर देता है ताकि आप री-KYC कर सकें। री-KYC जब डेबिट फ्रीज है तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, फिर आपको KYC सबमिट करना है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है और इस सवाल का जवाब देंगे हमारे शंकर महाराज जी देंगे। हाँ, अंडर KYC गाइडलाइन बैंक्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, वाउचर एंड आइडेंटिफिकेशन डिटेल आफ्टर क्लोजर ऑफ अकाउंट फॉर एटलीस्ट व्हाट पीरियड ऑफ द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन या क्लोजर ऑफ अकाउंट। अगर कोई खाता आपके यहाँ क्लोज भी हो जाता है तो उसके सारे दस्तावेज कितने साल तक रखना है? शंकर जी। अच्छा, उनका म्यूट हो गया। तो यहाँ पर देखिए, हमको जो बैंकिंग करते हैं अगर कोई सर 5 इयर्स। हाँ, बहुत बढ़िया, 5 साल है ना। तो ये जो है पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आपको याद रखना है कि 5 साल तक रखना है। अगर कोई खाता धारक खाता बंद कर देता है तो भी उसके डॉक्यूमेंट जो है 5 साल तक हमको रखने हैं। और अगर कोई ट्रांजेक्शन हमने रिपोर्ट किया हुआ है FIU को, कोई ट्रांजेक्शन लेन देन, तो वो 5 साल तक अपने को रखना है। और एक ये होता है कि अगर कोई पेमेंट हुआ है और अगर कस्टमर जो है उसका ओरिजिनल स्लिप मांगता है, ओरिजिनल विड्रॉल स्लिप मांग रहा है, तो हम वो इंस्ट्रूमेंट उसको ओरिजिनल दे सकते हैं, ये भी प्रावधान है। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, वाह ये हुई ना सवाल गजब, ये तो आजकल दिखते ही नहीं ये नोट, है ना। सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है और इसका जवाब देंगे हमारे कौन साथी देंगे? इसका जवाब देंगे 15th of चले गए कोई साथी है ना, कौन साथी हैं? क्विट कर गए सब। अभिजीत जी, अभिजीत दास जी देंगे इसका सवाल का जवाब। अभिजीत जी के लिए सवाल है कि CTR इज सबमिटेड टू व्हिच एजेंसी बाय द 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ? अभिजीत दास जी। आवाज नहीं पहुंचे, थोड़ा दूर है ना वो, अगरतला में है। चलिए, तो CTR जिसको कैश ट्रांजेक्शन, हाँ कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कहते हैं, ऐसे जो कैश ट्रांजेक्शन है जिनका नगद जमा 10 लाख से ज़्यादा और नगद निकासी 10 लाख से ज़्यादा एक महीने में होता है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग जो है महीना ख़त्म होने के 15 दिन में की जाती है और वो की जाती है FIU को की जाती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, की जाती है। ये कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और इसका जवाब देंगे हमारे रिंकू दास जी। इफ ए कस्टमर इज हैविंग एनी अदर सेविंग अकाउंट इन दैट बैंक, देन ही विल बी रिक्वायर्ड टू क्लोज इट विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग अ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अगर कोई कस्टमर का सेविंग अकाउंट है और अगर वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलता है तो कितने दिनों के अंदर बाकी अकाउंट को बंद करना होता है? हाँ जी रिंकू जी, अगर 1 month। 1 मंथ नहीं, 30 डेज, इसको 30 डेज के अंदर अगर कोई कस्टमर जो है उसका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाह रहा है तो बाकी अकाउंट को जो है 30 दिनों के अंदर बंद करने होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये हुई ना बात, है ना, ये हुई एकदम शंकर जी के पीछे जो दीवार है ना उससे मिलता जुलता कलर है। इन्होंने ये 2-2 हज़ार नोट के चूरा बना के उसको करोड़, है ना। बल्क डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बल्क डिपॉजिट, तो बल्क डिपॉजिट जो है, जो बड़े जमा है सिंगल डिपॉजिट ऑफ ₹2 करोड़ एंड अबव, इसको बल्क डिपॉजिट कहते हैं। और ये पहले 1 करोड़ था, इसमें बदलाव किए गए पिछले साल, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। 2 करोड़ एंड अबव के सिंगल डिपॉजिट आते हैं तो इनको बोलते हैं बल्क डिपॉजिट। और इनमें जो है
वो अलग तरीके से इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, एक्सेप्ट आरआरबी एंड स्मॉल बैंक। आरआरबी एंड स्मॉल बैंक के लिए बल्क डिपॉजिट वहाँ पर मेरे ख्याल से 50 लाख है, कि वहाँ पर बल्क डिपॉजिट का अलग डेफिनेशन है आरआरबी में, है ना। लेकिन आरआरबी से जुड़ा हुआ बल्क डिपॉजिट का सवाल कभी नहीं आया। बल्क डिपॉजिट का जब सवाल आया तो सिर्फ ये 2 करोड़ से रिलेटेड आया है। सर एक क्वेश्चन है। अगला सवाल, हाँ जी क्वेश्चन बताइए। सर ये 2000 नोट के रिगार्डिंग है सर। हम्म सर 2000 का नोट है, हम्म वायुयान मंगलयान का चित्र है, हम्म और ये मजेंटा कलर है। हम्म एक अंधा आदमी कैसा पहचानेगा सर ये 2000 का नोट है? तो सवाल है तो जवाब दीजिए कोई, है ना, यानी तो इन्हीं से जवाब पूछेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये जो लाइन लिखी हुई है, लाइन दी गई है ना, ये लाइन से ही पहचान करेंगे सर। ये देखो, हाँ, नोट दिखाओ पहले, हम फिर हम पहचाने पे दें। सर ये सर आपने दिखाया सर। अभी अभी हमारे शिवाजी वगैरह नहीं है, उन लोग बताते हैं ना। मनी ऐप से भी पहचान सकते हैं, मनी ऐप भी है ये। ऐसे में उत्तर तो सही है, मनी ऐप है ना। आजकल जो ये मनी ऐप निकाला है ना, जो मतलब जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है उनको नोट पहचानने के लिए वो ऐप है। तो यहाँ पर वो जो 7 लाइन है, शायद यहाँ पर देखना 2000 में 7 लाइन है, उनसे पहचान जाएंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और राजू नारायण जी जवाब देंगे इसका। एज पर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट अमाउंटिंग शुड नॉट बी पेड इन कैश। सवाल पूछा गया है इनकम टैक्स की सेक्शन, जो एक्ट के सेक्शन 269T के आधार पर अगर किसी टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिला के 2000 20,000 तो उसको 19,999 नहीं होगा। 20,000 19,999 तक कैश करेंगे सर, और उससे ऊपर के अमाउंट में फिर हम लोग अकाउंट के माध्यम से करेंगे। अकाउंट। बहुत बढ़िया, है ना। और 20,000 जैसे भी हो गया, 20,000 हो गया तो उसको हम कैश में पेमेंट नहीं करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और शेखर जी इसका जवाब देंगे। इफ डिपॉजिटर्स डाइज आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ टर्म डिपॉजिट, इंटरेस्ट इज टू बी पेड फॉर द ओवरड्यू पीरियड एट द रेट ऑफ। अगर कोई एफडी रखा हुआ है एक ग्राहक और मैच्योरिटी के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो इंटरेस्ट क्या मिलेगा उस एफडी पर? तो उस एफडी पर इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग रेट से मिलेगा, सेविंग रेट से मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो उसको रिन्यू भी करा सकता था, जिंदा है नहीं तो इसलिए वो ओवरड्यू में पीरियड का जो है सेविंग रेट से मिलेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और हमारे शंकर जी इसका जवाब देंगे। रिलेशनशिप बिटवीन ए बैंक एंड पेई ऑफ ए ड्राफ्ट। यहाँ पर ये समझ लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई ग्राहक आपकी शाखा में आता है और शाखा में आके डिमांड ड्राफ्ट बनाता है। तो जब डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आता है तो वहाँ पर रिलेशन अलग होता है। हाँ सर। जब डिमांड ड्राफ्ट बन जाता है तो वहाँ पर संबंध अलग होता है, और जब डिमांड ड्राफ्ट पेमेंट के लिए जाता है तो वहाँ पर संबंध अलग होता है। तो मैं पहला संबंध बता दे रहा हूँ। डिमांड ड्राफ्ट के लिए जब पैसा लेने आता है तो कस्टमर जो होता है डेटर होता है और क्रेडिटर होता है। जब डिमांड ड्राफ्ट बन जाता है तो बैंक जो है वो एजेंट हो जाता एजेंट होता है, जब प्रिंसिपल हो जाता है। और जब पेमेंट के लिए आता है तो ये क्या होगा, हमारे शंकर जी बताएंगे। सर बैंक यहाँ पर ट्रस्टी है और कस्टमर बेनिफिशियरी है। यस, क्यों? क्योंकि वो जो बंदा जो डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आया था, बैंक के ऊपर ट्रस्ट किया है कि ए बैंक, मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, मुझे आप पर भरोसा है, बैंक पर भरोसा है, बैंक के ऊपर ट्रस्ट किया है और बैंक को बोला है कि ये पैसा जाके शेखर दास जी को दे देना अगरतला में, या जहाँ मणिपुर में दे देना अगरतला में। तो बैंक यहाँ पर ट्रस्टी है और बेनिफिशियरी हो गए हमारे शेखर जी, और जो डीडी बनाया है वो हो गया प्रिंसिपल हो गया, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। वाह, ये हुई ना बात, जबरदस्त है। तो ये राजू नारायण जी करेंसी चेस से जुड़ा हुआ सवाल है आपके लिए। रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड आरबीआई इन केस ऑफ करेंसी। तो बैंक है, एजेंट है, वो करेंसी मेंटेन करता है आरबीआई के लिए। तो ये जो करेंसी मेंटेन करता है तो बैंक और जो आरबीआई का क्या रिलेशनशिप होगा?
तो इसमें जो आरबीआई है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होगा प्रिंसिपल। और बैंक जो होगा एजेंट होगा, क्योंकि काम तो बैंक ही करता है। तो जो काम करता है वो एजेंट हो गया, है ना, और जो काम करवाता है वो प्रिंसिपल हो गया। तो ये जो है करेंसी चेस से जुड़ा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड आरबीआई, मेंटेनेंस ऑफ करेंसी चेस, बैंक विल बी एजेंट एंड आरबीआई विल बी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। तो ये आपका 20 सवाल, 20 लोग जुड़े थे, अभी भी 20 लोग जुड़े हुए हैं, और ये सवालों का जवाब जो है आप लोगों ने दिया है बहुत ही शानदार तरीके से। जितेंद्र कुमार जी अभी भी हॉस्पिटल में है, लग रहा है कि घर आ गए, इनका 29 नंबर का कुछ दिख रहा है, वार्ड वगैरह बेड वगैरह दिख रहा है लग रहा है। तो जितेंद्र जी आ गए, घर आ गए कि हॉस्पिटल में है? नहीं सर, अभी अस्पताल में ही है। अच्छा, क्या तकलीफ है? सर आज तो ऑपरेशन होना था, 3 दिन से ऑपरेशन चल रहा। अच्छा वो इन्फेक्शन हो गया है पेट में, अच्छा अच्छा, उसकी वजह से सर ऑपरेशन चल रहा है। ओके। तो अभी आईसीयू में है। आईसीयू में है ये 29 नंबर जो दिख रहा है? जी आईसीयू का है। ओके, तो बढ़िया मजबूती से लड़ रहे हैं आप तो अपने जो बीमारी से हैं। हाँ सर। ठीक है, प्रार्थना करेंगे, हमारे सभी साथी प्रार्थना करेंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, है ना। तो जी बहुत ही जल्दी ठीक होके आप घर आ जाएंगे, ठीक है, और जी एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छे से दे पाएंगे आप, है ना। तो आज के में जो 20 सवाल हम लोग जो यहाँ पर देखे, आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल जो है एग्जामिनेशन के दिन भी इनका सामना करना पड़ेगा, और जब सामना करेंगे एग्जामिनेशन के दिन तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। इन पंक्तियों से आपका हौसला अफजाई करता हूँ कि रात ढली है तो सवेरा भी होगा, है ना शंकर जी, रात ढली है तो सवेरा भी होगा, वाह वाह करिए। शाम जली है तो उजाला भी होगा, सब्र कर मेरे बंदे हिम्मत न हार, ये वक्त गुजर जाएगा और आने वाला वक्त भी सिर्फ तेरा होगा, आने वाला वक्त भी सिर्फ तेरा होगा। तो जब रात ढली है तो सवेरा भी होगा, समा जली है तो उजाला भी होगा। तो हमने समा जलाई, तीसरे उजाला देखो। जितेंद्र कुमार जी आईसीयू में देख जो बैठ के जो है वो सेशन ले रहा है। और सब्र कर मेरे बंदे, धीरज रख, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि वक्त भी गुजर जाएगा और आने वाला वक्त सिर्फ तेरा ही होगा। देखते ही देखते समय गुजर जाएगा, देखिएगा, और एग्जाम आ जाएगा, फिर आप लोग फोन करेंगे सर अभी तो देखो शुरू किए थे अभी एग्जाम आ गया। लेकिन इसी पल में और इसी समय में हमको सारी तैयारी करनी है। शिकायत करने के लिए ये जिंदगी नहीं है। जितेंद्र कुमार जी आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, हमारे अभिजीत दास जी और तमाम साथी, कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, गेट वेल सून। आप जब ठीक हो जाओगे तो सभी को अच्छा लगेगा। सब अपना अपना प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी ओर से प्रार्थना स्वीकार करेंगे भगवान। ऐसी मैं भी प्रार्थना करता हूँ, आप बहुत जल्दी ठीक होंगे और आएंगे और हमारी तरह जो है सामान्य तरीके से पढ़ पाएंगे। तो मैं कह रहा था कि आप शिकायत जो है ना बिल्कुल नहीं करना है। जिंदगी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, समय कम मिला, है ना, खाने कम मिला, शिकायत बिल्कुल डिलीट कर दो, डिलीट। शिकायत करना ही नहीं है, हमको देखना ही नहीं है ना, क्योंकि मोहब्बत करने वाला ही मोहब्बत की दुआ देगा, है जिसके दिल में नफरत हो नफरत के सिवा क्या देगा। मोहब्बत करने वाला ही मोहब्बत की दुआ देगा, है जिसके दिल में नफरत हो नफरत के सिवा क्या देगा। तो आप वाह 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 अपने दिल में जो रखोगे वही दे पाओगे। तो हमें सही बात। शिकायत डिलीट बटन, अच्छी चीज ताला लगा दो लॉकर में। अगर पूरे सेशन में एक चीज अच्छी लगी है तो ताला लगा दीजिए, और अगर 10 चीज खराब लगी है तो डिलीट कर दीजिए। सब आपके हाथ में, साहब, सब चीज आपके हाथ में, सब चीज आपके हाथ में। 2 बातें ये सिखा के जा रहा हूं। अगर इंसान अच्छा है बात बुरी है तो बात को भूल जाइए। अगर इंसान अच्छा है बात बुरी है तो बात को भूल जाइए। भूल जाइए। और अगर इंसान खराब है बात अच्छी है तो इंसान को भूल जाइए। ठीक है, थोड़ा उदाहरण के तौर से बताते हैं। अगर शंकर जी अच्छे हैं बात बुरी है तो बात को भूल जाइए, और अगर बात अच्छी है और शंकर जी बुरे हैं तो शंकर जी को भूल जाइए। अगर दोनों बुरे हैं सर? दोनों को भूल जाइए, डिलीट अपने पास है ना। सही बात। इसलिए मोहब्बत करने वाला ही मोहब्बत की दुआ देगा, है जिसके दिल में नफरत,
है जिसके दिल में शिकायत, वो शिकायत के सिवा क्या देगा। ठीक है, तो अभी बिल्कुल कोई शिकायत नहीं करना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है, कोटि कोटि धन्यवाद करना है। मेरे साथ प्रार्थना करिए और आंखें थोड़ी बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, और दोनों पैर जमीन के पास टच कर लीजिए नंगे पैर में, जितेंद्र कुमार सिंह को छोड़कर, क्योंकि वो बेड पर है। बाकी साथी जो हैं दोनों पैर जो है धरती पर होने चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, और अपने हाथ बैठ के राजीव नारायण जी बैठ जाइए, दोनों बैठ के दोनों पैर जमीन में टच होने चाहिए, सीधे पूरे पैर, और आंखें बंद होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, और अपने जो हाथ है वो अपने जंघा पे ऐसा टच कर लीजिए समतल तरीके से, है ना। और मेरे साथ प्रार्थना करिए, मन में गुनगुनाइएगा मैं जो बोलूँगा कि हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हे भगवान आपका हे भगवान कोटि कोटि धन्यवाद। आप मन में दोहराइए, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे अच्छी आंखें दी, अच्छी भुजाएं दी, अच्छा शरीर दिया, अच्छा मन दिया, अच्छा परिवार दिया, रोटी कपड़ा मकान दिया और आत्मसम्मान दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मुझे एक नई पहचान दिला देना, मेरे रोज को योग में बदल देना, मेरे रोग को निरोग में बदल देना। मैं सफलता के बहुत करीब पहुंच रहा हूँ, सफलता के मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। मुझ में शक्ति आ रही है, मुझ में विश्वास आ रहा है कि ये सफलता मैं अवश्य हासिल कर लूँगा, मैं ज़रूर सफल होऊंगा। मेरा साथ देने के लिए, मुझ में शक्ति का संचार करने के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए, मेरा अभिमान बढ़ाने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे एक अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छा परिवेश देने के लिए, अच्छा परिवार देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब दोनों हथेलियों को थोड़ा सा घर्षण करिए, रगड़िए आपस में, थोड़ी सी गर्माहट आएगी, और उसी गर्माहट से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने आँखों पर टच करिए गर्माहट को। कुछ किरणें आपको दिखेंगी गरम गरम, उसमें किरणें, और धीरे धीरे से अपने आँखों को खोलिए। और ईश्वर का हमने धन्यवाद किया, प्रार्थना किया, और जो भी करने वाला है ईश्वर है। अगर आप आज हम लोग यहाँ हैं तो फिर उसका भी श्रेय उन्हीं को है, कल जहाँ रहेंगे उसका भी श्रेय उन्हीं को है। इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। एक शानदार रात्रि और शानदार समय उसका आप विश्राम करिए, और विश्राम करके फिर नई एनर्जी के साथ कल जुड़ जाइए अपने काम में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन में, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट।